हेलो बच्चों, मैं ऋषि एक बार फिर आप लोगों के साथ। और हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था फोर्स के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया था मोमेंटम के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन का दोनों लॉज के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा उस दिन एक रह गया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो फटाफट आप भी कॉपी निकालिए और हमारे साथ रिवीजन स्टार्ट कीजिए। दोबारा आपने स्कूल में पढ़ाई होगा उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। और फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कुछ अच्छे वीडियोस, अच्छे कमेंट्स में आप जाके आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपको कैसा लगा लेक्चर वो जरूर एक बार लिखिएगा। और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट्स है उसको हम सॉल्व कर पाए। तो फटाफट कॉपी निकालिए। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं जितने देर से इसको हिट करूंगा उतने ही तेज हमें फोर्स इस पर लगेगा, उतना तेज। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज करो हम चल रहे हैं रोड पे, इसमें क्या न्यूटन का क्या लॉ है? एक्शन क्या हुआ? एक्शन होगा मेरा पैर रखना। रिएक्शन हमें अर्थ पीछे से पुशअप करता है, हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो वो एक्शन और रिएक्शन है। एक्शन वो पहला जो होता है, आप बैंक ऑफ रिवर चले गए या नदी के किनारे बोट से चले जाओ और आप जब बोट से जंप करोगे, ठीक है, बोट से जब जंप करोगे तो क्या देखोगे आप देखोगे कि बोट अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर, नदी किनारे से दूर चला गया। एक्शन क्या हुआ? एक्शन हुआ आपका बोट से जंप करना। रिएक्शन कहां हुआ? रिएक्शन हुआ बोट पे, बोट अवे गया। इस एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हो एक्शन किसने किया? हमने किया। रिएक्शन कहां हुआ? बोट पे हुआ। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है बट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन हो जाए तो बॉडी तो मूव ही नहीं करेगा। तो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होता है बट एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे होता है। अगर सेम बॉडी पे हो जाए तो मूव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने ये गुब्बारा लिया, मैंने इसको फुला दिया। अब इसको मैं छोड़ देता हूं, छोड़, इसको छोड़ दे। क्या हुआ? ये ऊपर उड़ गया। क्या, क्यों ऐसा हुआ? एक्शन हुआ, रॉकेट भी ऐसे लॉन्च होता है। एक्शन क्या हुआ? गुब्बारे के अंदर जो हमने गैसेस भरा था उसने एक्सर्ट किया नीचे के प्रेशर फोर्स को। रिएक्शन में एयर का जो रिएक्शन फोर्स था वो उसको क्या कर दिया? पुशअप करके मूव करा दिया। तो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर सेम बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन हो जाए तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। जैसे आप देखते होंगे कि हॉर्स जो है ना कैसे कार्ट को पुल करता है। सपोज करो कि ये एक गाड़ी है और ये हॉर्स है। हॉर्स फोर्स तो इधर लगा रहा है लेकिन रिएक्शन फोर्स, एक्शन ये पुश करता है अर्थ को, यहां पे अर्थ को यहां पे पुश करता है और रिएक्शन अर्थ उसको क्या करता है? आगे की तरफ खींच के ले चलता है। तो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था, मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। आज हम लोग उसी को एक टॉपिक उसी का है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? देखो, एक ही बॉडी है, दूसरा बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये u1 वेलोसिटी u2 वेलोसिटी से, और इसकी स्पीड जो है ना ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसलिए इसको क्या करेगा, कुछ देर बाद जाके हिट कर देगा। ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, ए और बी, ये कोलिजन कर दिया, ठीक है। कोलिजन के बाद दोनों का स्पीड चेंज हो गया, ये जो था बी वाला ये v2 वेलोसिटी से मूव किया और ये u2 वेलोसिटी से मूव किया। यह है आफ्टर कोलिजन, ये है हमारा बिफोर कोलिजन। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स A and B having masses m1 and m2 moving with the velocity u1 and u2. u1 is greater than u2, यानी इसका स्पीड इससे ज्यादा है। यहां जाके इसने इसको हिट किया, तो A ने B को हिट किया, पीछे से हिट किया, तो मतलब इस पे किधर फोर्स लगा, इस डायरेक्शन, एक्शन फोर्स इधर लगा, फोर्स ऑन B बाय A। तो B इसको किस डायरेक्शन फोर्स लगाया होगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन A बाय B, ठीक है। मतलब दोनों का इक्वल तो होगा, इक्वल बट अपोजिट होगा। जितना इसने ए ने इसको लगाया, बी भी उसको इतना ही रिएक्शन फोर्स दिया होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी हैविंग मासेस m1 एंड m2। इसका मास m1 एंड m2 है, यहां भी ये मासेस तो रिमेन सेम रहता है। एंड दीज टू बॉडी कोलाइड्स ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, फोर्स ऑन ए बाई बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी बाई ए, लेकिन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव। अब हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। तो फोर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ ए और एक्सलेशन ऑफ ए, तो फोर्स ऑफ ए यानी मास ऑफ ए दैट इज m1 और एक्सलेशन इसका a1 लिया। ऐसे ही फोर्स ऑन बी, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, तो बी का मास कितना है, m2 इंटू a2। फिर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था, एक्सलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सलेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। a1 यानी a की एक्सलेशन, चेंज इन वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी v2 है, सॉरी यानी v2, इनिशियल वेलोसिटी u1। तो क्या इसमें चेंजेस आया गया, m2 इक्वल्स टू v2 नहीं है, इसको v1 u1, ठीक है। m1 इसकी वेलोसिटी कितना हो गया, एक्सलेशन, इसका कोलिजन के बाद वेलोसिटी फाइनल क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस इनिशियल क्या हो गया, u1 अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू, इधर देखो माइनस m2 a2, इसका फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी u2 अपॉन t से t कैंसिल ही हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 u2 नहीं m2 v2 प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा m2 u2। अब 1 वाले को एक तरफ रखो, 2 वाले को एक तरफ रखो, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा m1 v1, इसको इधर ले आया m2 v2, ये इधर जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। अब ये क्या दिख रहा है आपको, मोमेंटम क्या बताया था मैंने, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो बिफोर कोलिजन इसका ए का मोमेंटम क्या था, ए का मास इंटू ए की वेलोसिटी दैट इज दिस। बी का मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, ये आफ्टर कोलिजन इक्वल क्या हो गया, देखो m1 v1 और m2 v2, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब न मोमेंटम क्रिएट हुआ
ना मोमेंटम खत्म हुआ, ऑलवेज कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम का मोमेंटम नेवर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट जस्ट ट्रांसफर होता है बॉडी में। एक बॉडी ने कुछ गेन कर लेगा, दूसरा लूज कर लेगा, ठीक है। एक साइकिल जा रहा है, साइकिल के पीछे से एक बस ट्रक मार टक्कर कर दे तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसका कुछ मोमेंटम वो गेन कर लेता है, लेकिन टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। अब देखो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। क्वेश्चन कह रहे हैं टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम मूविंग विद द सेम लाइन इन द डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2 मीटर एंड 1 मीटर। दो ऑब्जेक्ट है, कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक M1 और एक M2, दोनों सेम लाइन में मूव कर रहा है। और इसका जो मास है M1 है 100 ग्राम और M2 है 200 ग्राम। मूविंग विद द स्पीड ऑफ, ये मूव कर रहा है आपका U1 जो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड एंड U2 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 1 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं टू ऑब्जेक्ट्स जिसका मास दिया हुआ है, दोनों इस स्पीड से मूव कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम दीज टू बॉडी कोलाइड्स एंड आफ्टर द कोलिजन the first objects move with the velocity 1.67, determine the velocity of second। यानी हिट करने के बाद M1 की जो स्पीड है ये है 1.67 मीटर पर सेकेंड, और इसका V2 हमें नहीं पता ये कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमने भी क्या देखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो पहले मास ग्राम में है, इसको केजी में कर लो, 100 डिवाइडेड बाय 1000 एंड 0.1 kg, और M2 हो गया 0.2 kg। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अकॉर्डिंग क्या है, क्या कहता है ये, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। M1 कितना हो गया हमारा 0.1 इंटू U1 कितना है 2 प्लस M2 कितना हो गया हमारा 0.2, V2 कितना है इसका 1 इक्वल्स टू M1 तो वही है सेम, कितना 0.1, V1 कितना हो गया 1.67 प्लस M2 कितना है 0.2 इंटू V2 हमें फाइंड करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.2 प्लस 0.2 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करके आप इधर लेके आएंगे, इसको सॉल्व करके ये V2 इजीली फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल है रिकॉयल ऑफ गन का, एक और एग्जांपल देखो। रिकॉयल ऑफ गन, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट है कि कहता है एक गन है, ठीक है, इसके अंदर बुलेट है। अब ये गन यहां से फायर करता है, ठीक है, तो बुलेट जो है सपोज करो कि 50 मीटर पर सेकेंड से निकल जाता है, ठीक है। तो गन किस स्पीड से रिकॉयल करेगा, पीछे की तरफ आएगा, ठीक है ना। गन की स्पीड हमें फाइंड करना है। यहां दिया हुआ मास ऑफ गन दिया हुआ है सपोज करो कि 2 kg, और मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है आपका कितना, सपोज करो कि 200 ग्राम लिया मैंने, यानी 0.2 kg, ठीक है। हमें रिकॉयल ऑफ गन क्या निकालना है, रिकॉयल ऑफ गन। रिकॉयल ऑफ गन वो होता है जिस आप किसी अगर हम हिट करते हैं तो बुलेट जब एक्शन होता है ना, बुलेट जब एक्शन करता है, रिएक्शन में गन को पीछे धरता है। जैसे मैंने गुब्बारे वाला एग्जांपल दिया, एक्शन क्या होता है, गैस नीचे आया, रिएक्शन में गुब्बारे ऊपर गया, तो वही चीज रिकॉयल ऑफ गन के साथ भी होता है। जब बुलेट रिलीज होता है तो एक्शन रिएक्शन के साथ गन को ये पीछे करता है। इसलिए आप देखते हो बंदूक चलाने वाले जो
मशीन गन चलाने वाले अपने यहाँ रखता है, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स, अगर हाथ में रख के चलाएगा तो हाथ में ऐसा झटका लगेगा टूट सकता है, इसलिए कंधे पर रख के चलाता है, क्योंकि बहुत तेज रिएक्शन फोर्स होता है। उसी को रिकॉयल ऑफ गन कहते हैं, गन पीछे की स्पीड से आता है, पीछे जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले का सिचुएशन, दूसरे का सिचुएशन। पहला दोनों एक ही साथ है, दोनों रेस्ट पे है, दोनों का स्पीड क्या है 0। इसका स्पीड हमें नहीं पता, इसका स्पीड जो है हमारा कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहा, बिफोर पहले क्या था, तो मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, वो 0 ही है, अभी तो रेस्ट में ही था, गन के अंदर ही बुलेट है, इसलिए दोनों का मास ऐड कर दिया। इसमें आ जाओ, ये मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन Vg प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब ये तो 0 है क्योंकि गन तो रेस्ट में था पहले, तो ये तो हो गया 0। मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड करना है। मास ऑफ बुलेट कितना है 0.2, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 50। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले आओ, 0.2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई ये 2 आ जाएगा, पॉइंट करके 20 कर दो, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि गन जो है पीछे की तरफ आएगा, रिकॉइल करेगा पीछे की तरफ। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि कारपेट को हम हिट क्यों करते हैं, ये एग्जांपल हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और कह रहा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक जो है रेस्ट से स्टार्ट हो गया, मतलब इनिशियल जो है 0 पे है, ये तो पहले क्लियर हो गया कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड 0। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रोल्स डाउन द हिल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, कह रहा है इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 400 मीटर, टाइम ले रहा है 20 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। 1 टन में 1000 kg होता है, तो 7 टन यानी मास जो हो गया 7000 kg हो गया। एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा, इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एस तो दिया हुआ 400, u आपका 0 है, प्लस 1/2 a हमें फाइंड ही करना है, t दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू 20। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो गया, इधर जाकर हो जाएगा 2 इक्वल्स टू a, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सेलरेशन इसका फाइंड आउट हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड करो फोर्स, तो फोर्स क्या होता है ma, तो m हमारा दिया हुआ है, a हमने फाइंड कर लिया, तो फोर्स हो जाएगा 7000 इंटू 2 यानी 14000 न्यूटन, दैट इज द फोर्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन कह रहा है, इसी में है क्वेश्चन कि व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई अ लैगर्स केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस। और कहता है जब बस या कोई भी गाड़ी से आप ट्रेवल करते हैं तो आपका सामान जब ऊपर रखा होता है तो उसको कहता है कि उसको अच्छे से बांध दो, टाई कर दो, अच्छे से कस के बांध दो। आपने पढ़ा था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई बस अगर मोशन में है तो उस पर जो ऑब्जेक्ट है वो भी इन मोशन में होगा। तो एकाएक जब टाई को अगर नहीं बांधोगे, टाई नहीं करोगे ऑब्जेक्ट को, तो जब एकाएक ब्रेक लेंगे तो आपका सारा सामान क्या होगा आगे की तरफ गिर जाएगा,
इसलिए कहता है कि सामान को हमेशा ऊपर की तरफ बांध के रखना चाहिए, क्योंकि इनर्शिया इन मोशन का कंसेप्ट आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंसेप्ट आता है। ठीक है, फिर कहता है कि फायरमैन को डिफिकल्ट होता है फायर में होल्ड करना हॉस पाइप जहां से पानी थ्रो करता है ना, उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। ये भी एक्शन और रिएक्शन का कंसेप्ट हो गया। एक्शन क्या होता है, उसमें से पानी बहुत तेज निकलता है, तो रिएक्शन में वो जो पाइप होता है उसको पाइप को बहुत तेज पीछे की तरफ प्रेशर लगता है, जैसे मैंने अभी गन वाला बताया था, इसलिए उसको क्या करना, बहुत टाइट से होल्ड करके रखना पड़ता है। ठीक है, फिर आ जाओ, एक क्वेश्चन कहता है कि एक इंजन है, इसको मैं हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको घर पे दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक इंजन जो है 8000 kg पुल स्टार्ट, 5 उसमें बॉगियां लगा हुआ है, हर एक बॉगी का मास है 200 kg। ठीक है, इंजन है यहाँ पे, इसका है 8000 kg, इसमें 5 बॉगी लगा हुआ, 1 2 3 4 5, सबका मास है, ईच का मास है 2000 kg। तो टोटल मास ऑफ बॉगीज जो हो जाएगा 10,000 kg। एंड ट्रेन का टोटल मास क्या हो गया, मास ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा 18,000 kg, क्योंकि 8,000 इसका था और ये 510। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इंजन जो है इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, 40 न्यूटन का, नहीं 40 है 4,000 न्यूटन का इधर फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन, सॉरी 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब एक होता है फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को रोकता है। एक बॉल को मैंने ऐसे रोल कर दिया, क्रिकेटर ने बॉल को हिट कर दिया, बॉल कुछ देर बाद जाकर रुक जाएगा। क्यों रुक गया भाई, क्योंकि उसमें एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुक गया। तो यहां भी यही चीज कहता है कि जब यहां पे ट्रेन इसमें 4,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये जो बॉगीज हैं, ठीक है, बॉगीज और ये जो ट्रेन है, ट्रेन में जो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसके पहिए और पटरी में एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है इसमें 5,000 न्यूटन का। तो टोटल फोर्स 30 निकला। अभी मैंने जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि हमने यहां दिया 4 न्यूटन, किसने इसमें ले दिया 1 न्यूटन, तो नेट फोर्स इसमें कितना रहा, तो नेट फोर्स रहा 3 न्यूटन। तो यहां भी तो ये हुआ कि ये इसमें से ये फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 35,000 न्यूटन। इसी 35,000 न्यूटन की वजह से ये मूव करेगा। और एक्सेलेरेशन क्या होगा इसका, तो इसके मास, टोटल मास से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन। कहते हैं ऑटोमोबाइल व्हील हैज मास ऑफ 1500 kg, what must force between the wheels and the road फिर द स्टॉप द नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.5। सिंपल है, कितना फोर्स लगेगा, कह रहा है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन जो है 1.7 दिया हुआ है, मास दिया हुआ 1500, तो इसमें फोर्स लगाओ, फोर्स कितना लगेगा बताओ, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरह का 2-3 क्वेश्चन। एक बुलेट वाला और क्वेश्चन है जो हमने पहले एग्जाम्पल में लिया, उसको भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे एक देखो, एक क्वेश्चन कहना है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर। यानी एक ऑब्जेक्ट है 100 kg का, इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ऑब्जेक्ट तो वही है 100 kg का, इसका एक्सेलरेशन हो गया, ये हो गया
एक्सलरेटिंग, अच्छा एक्सलेशन एक्सलरेटिंग यानी स्पीड चेंज हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड से इसका स्पीड हो गया कितना, स्पीड हो गया इसका 8 मीटर पर सेकेंड, ये 6 सेकेंड में। यानी एक ट्रेन या बस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जब एक्सलेट करते हैं तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से उसका स्पीड हो गया 8, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड हो गया इसका 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। सिंपल सा बात है, फोर्स क्या होता है, फोर्स हमने पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम v माइनस यू बाई टी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम पढ़ा था ना, कि फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और फोर्स इक्वल्स टू एम ए हो जाता है v माइनस यू बाई टी। तो m तो है ही 100 kg, v कितना हो गया 8, u कितना है 5 डिवाइडेड बाय t, t भी दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 100 इंटू 3/6 यानी 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम 100 इंटू 8, इनिशियल मोमेंटम 100 इंटू 3, तो चेंज इन मोमेंटम भी निकल गया 800, ये 300, 500, ठीक है। तो ये भी एक एनसीईआरटी का इस तरह के क्वेश्चन है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप दोबारा एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। और नहीं होगा तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आप मेंशन करना, हम उसका सोल्यूशन आपको वहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, ओके।